हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 5th का 4th चैप्टर नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें चितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते। वो भी मतलब बच्चा अपने पिता के समान बनना चाहता। वो सोचता है कि मैं भी एक दिन बहुत अच्छी नक्काशी करूँगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। मतलब जहाँ उसके दादाजी रहते थे, कोई पापा रहते, तो वहाँ कभी वो गया ही नहीं था केशव। तो उसको मालूम ही नहीं था कि वो कैसा है गांव। तो आगरे में ही वो पैदा हुआ था। आगरे की गलियाँ और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। मतलब आगरा में उसका घर बस गया था। बस आगरा को ही वो जानता था, अपने गाँव को नहीं जानता था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो एक शख्स आता है, वो कहता है केशव से कि ये घंटियाँ तो बहुत सुंदर है, किसने बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा है? केशव कहता है उनसे कि घंटियाँ तो मैंने ही बनाई हैं। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं नक्काशी कर रहा हूँ? देखते नहीं हो क्या? मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। फिर मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब कैसा उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मछोला था। वह सफ़ेद रंग का और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ऐसा सोचते कि वो बहुत बड़ा आदमी, इतने अच्छे कपड़े पहना है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ओंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व पर मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता,
اس نے کسی کے تیزی سے دوڑ کر آنے کی آواز سنی۔ یہ اور کوئی نہ تھا، محل کا پہرے دار تھا۔ حضور معاف کریں، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ہانپتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر وہ مڑ کر بھوچک سے کھڑے کیسو کو گھورتے ہوئے بولا، بیوقوف، کھڑا ہو، حضور اعلیٰ کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیسے کی تو نے؟ جھک کر سلام کر انہیں۔ جو پہرے دار آتا ہے وہ کیسو سے کہتا ہے کہ تم بیٹھے کیوں ہو، اٹھو، ان کو سلام کرو۔ اب کیسو کا ماتھا ٹھنکا، وہ سوچا کہ پتہ نہیں جی کون آدمی ہے، تو اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ بدحواسی نے چھینی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے کہیں یہ بادشاہ اکبر تو نہیں، وہ من میں سوچ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے جھک کر سلام کیا اور خرگوش کی سی قاطر نظروں سے اکبر کو دیکھنے لگا۔ اکبر کو پہرے دار کی یہ دخل اندازی بھلی نہ لگی، مطلب اکبر کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کھینچ کر پہرے دار کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سپاہی، کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دو، تم جاؤ یہاں سے۔ اکبر نے ایسا پہرے دار سے کہا۔ پہرے دار تو چلا گیا، مگر کیسو اسمنجس میں تھا، اسے کیا کرنا چاہیے وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ واپس اپنا نقاشی کا کام شروع کریں یا بادشاہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے رہیں؟ دل تو اس کا ابھی بھی دھک دھک کر ہی رہا تھا کیسو کا، ہاں، پر اب وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اکبر پیار سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اکبر نے نرم آواز میں پوچھا۔ کیسو، اس نے نپا تلا جواب دیا۔ کیسو، کیا تم مجھے نقاشی کرنا سکھاؤ گے؟ اکبر جو ہے وہ کیسو سے کہتے کہ تم مجھے سکھاؤ گے گھنٹیاں کیسی بنائی جاتی ہیں، کیسے اس میں نقاشی کی جاتی ہے؟ تو الجھن میں پڑے کیسو نے ترنت سر ہلا دیا۔ تب تو تمہیں میرے لیے ہتھوڑے اور چھینی کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ کیسو پھرتی سے اپنے پتا کے پاس بھاگ گیا اور ان کا چھینی ہتھوڑا اٹھا کر الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ دوستانہ انداز میں اکبر کیسو کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور پاس میں بڑے پتھروں کو کھینچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیسو نے سندیش بھری نظروں سے اکبر کی اور دیکھا۔ حضور، کیا آپ یہ سب کریں گے؟ کیسو نے اکبر سے کہا کہ حضور یہ سب آپ کریں گے کیا؟ کیوں نہیں، مجھے تو وشواس ہے کہ میں سیکھ ہی لوں گا۔ تو اکبر کہتے ہیں، مجھے تو وشواس ہے کہ میں سیکھ لوں گا۔ نہیں، میرا مطلب، کیسو کہتا ہے کہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ کیسو سک پکا گیا، اور دراصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور یہ ٹھیک نہیں لگتا، اس نے کچھ انمنے بھاؤ سے کہا۔ اکبر ہنس کر بولے، اچھا، لیکن پچھلے ہفتے تو میں نے مٹی سے بھری ڈلیاں ڈھونے میں کسی کی مدد بھی کی تھی، کیا یہ کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ کیسو ابھی بھی اسمنجس میں کی استھتی میں تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ اکبر کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں چھینی پکڑنے کا صحیح طریقہ سکھانے لگا۔ پھر جیسے ہی کیسو کے پتا نے اسے سکھایا تھا، اس نے کوئلے کے ٹکڑے سے پتھر پر لکیریں کھینچ کر ایک آسان سا نمونہ بنایا اور گمبھیرتا سے کہا، دیکھیے، صرف انہی لکیروں کو بہت دھیان سے تراشنا ہے۔ اکبر نے پتھر پر چھینی رکھی اور زور سے ہتھوڑے سے وار کیا، جس سے کٹاؤ زیادہ گہرا ہو گیا۔ ارے، نہیں، کیسو نے ترنت غلطی پکڑی، ہتھوڑے کو آہستہ سے مارنا ہے۔ ایسے اس نے کر کے دکھایا، اور ہاں، اپنی آنکھیں تھوڑی میچ کر رکھیں، ورنہ کرچے اڑ کر آنکھوں میں چلی جائے گی۔ اگر جیسے ہم کسی چیز پتھر کو توڑتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں جو ہماری آنکھ میں بھی جا سکتے ہیں، ایسا کیسو اکبر کو سمجھاتے ہیں۔ اکبر مسکرائے، جی حضور۔ اکبر کیسو سے کہتے، جی حضور، جیسا آپ کہیں۔ جواب میں کیسو بھی مسکرا اٹھا۔ وہ لگ بھگ بھول ہی گیا تھا کہ اس کی بغل میں بیٹھا یہ ویکتی کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ ایک اناڑی سے ویسک پر اپنے کام کی تھاک جمانے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ بڑے
ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाए वह फौरन उसकी त्योरियों पर चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देते हैं। अगर कोई काम अगर अकबर से अच्छा नहीं बनता तो केशव तुरंत बोल देता था, हिला देता था सिर कि हाँ अच्छा नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा बल्कि अपनी तरह से भी उनमें कुछ जोड़ रहा है, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने अकबर से कहा कि हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। अकबर कहते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रसों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था। वह आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो केशव अपने घर जाता है, जब अपने बाबा से कहता है कि बादशाह ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर बेफिक्री में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। वह सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उम्मीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।